आज का जो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, रोल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटिंग requirement of working capital, then factors affecting working capital requirements, valuation of items, MB, MPBF और वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग अप्रोचेस। ये सारी चीजें थियोरेटिकली हम लोग आज सीखने वाले हैं, जिसमें अगर हम लोगों को इजीली लगे तो हर दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सीखेंगे। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डीप हम लोग सीखने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर हम लोग कहा जाए तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग ये हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उन बिजनेसेस में एक एग्जांपल कि अगर कोई एक्स बिजनेस है जो XYZ ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पहले प्राइम फंडिंग्स हमारे रॉ मटेरियल के लिए लगेगी, साथ ही साथ कुछ हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनके लिए लगेगी, वो इनिशियल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू हम लोग हमारी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जो फिनिश गुड्स हमारे रेडी होंगे उसे हम लोग कस्टमर के लिए, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, उस कंज्यूमर के लिए अवेलेबल करके देंगे कि वो परचेस करे। कस्टमर परचेस करते वक्त या तो कैश परचेस करेगा या फिर क्रेडिट परचेस करेगा। अगर कस्टमर कैश परचेस करता है तो हम लोगों ने बनाए हुए जो गुड्स है उसके लिए बनाने के लिए जो इनिशियल कैपिटल हम लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया था रॉ मटेरियल में या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वो हमारा कैश के थ्रू पार्शियली रिकवर हो जाता है। अगर वही कैपिटल जो हमारा क्रेडिट सेल के लिए यूज हुआ है या क्रेडिट परचेस जो किया है बायर्स ने, तो उन्होंने जो पेमेंट करना है वो सर्टेन डेज के बाद वो पेमेंट करेंगे। तो मतलब हमें जो कैश रियलाइजेशन फॉर क्रेडिट सेल होगा वो कुछ दिनों बाद होने वाला है, लेकिन हमारा आगे का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहने के लिए हमें अगेन रॉ मटेरियल परचेस करना होगा, अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीट करने होंगे और जिसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत होगी। तो अगर जो कैश सेल से मिले हुए पैसे हैं वो सफिशिएंट होंगे तो ठीक, अगर नहीं होंगे तो उस पर्टिकुलर डेटर्स की कलेक्शन पीरियड के तक वहां पे हमारे पास में एडिशनल कैपिटल कहीं तो भी रिक्वायर्ड होगा, जिसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल मतलब इन शॉर्ट क्या कि जो हमारे प्रोडक्शन साइकिल्स होते हैं या फिर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मीट करने के लिए, उन्हें कब मीट करने के लिए, जब हमारी डिफरेंट रिकलेक्शन पीरियड जो होता है, रिकवरी पीरियड जो होता है, उस पीरियड में हमारा प्रोडक्शन या हमारी सर्विसेज रुक ना जाए, इसके लिए हम लोग इस तरह के अलग अलग एडिशनल फाइनेंसेस, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस कहते हैं, वो अवेलेबल करके रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ये वर्किंग कैपिटल अलग अलग तरीके के होते हैं। इनके रोल के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या तरीके के रोल यहाँ पर किए वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग प्रो लेते हैं। तो पहला है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। मतलब जो वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिलेटेड जो आइटम्स है तो उसमें डिफरेंट आइटम्स के थ्रू, डिफरेंट वेज के थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए इस तरह की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस हम लोग आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि वर्किंग कैपिटल इस तरह की प्रोवाइड करती है। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस होते हैं तो उन लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस की तरह जो हमारी रेगुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। इस शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइडिंग एजेंसीज को हम लोग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइडिंग एजेंसीज भी कहते हैं, जिसे हम लोग एनबीएफसी के थ्रू या फिर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, चाहे ये बैंक हो या फिर एनबीएफसी, उनके थ्रू हम लोग डिफरेंट कंपनीज को वहां पे फाइनेंस प्रोवाइड करके दे सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोगों ने इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज इस चैप्टर में देखी थी, जिसमें फंड बेस्ड और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोगों ने देखा था। उसमें आने वाले
जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस होते हैं वो सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस इस तरह के वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। ओके, दूसरा है ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस क्या होता है? तो जो कॉर्पोरेट फर्म्स होते हैं उन कॉर्पोरेट फर्म्स में जो टू टर्म्स होती है, मतलब जो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होते हैं, उन टाइम ड्यूरेशन के लिए जो रिकवरी पीरियड होगा उस रिकवरी पीरियड के पहले हमारे पास में जो एडिशनल प्रोडक्शन या सर्विसेज रेंडर करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगेगा या जो फाइनेंस फंडिंग्स प्रोवाइड करने लगेगी, वो अगर इंस्टीट्यूशंस के पास कम होगी तो इस तरह की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के थ्रू वो वहां पे मेट की जा सकती है। सिमिलरली प्रोजेक्ट फाइनेंस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो होती है वो वहाँ पे मीडियम टर्म से रिलेटेड, मीडियम या लॉन्ग टर्म से रिलेटेड वहाँ पे सारी जो फंडिंग्स होती है वो इस तरह की प्रोवाइड हो सकती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमारा रेगुलरली जो प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस जरूरी होगा उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालाइज करते वक्त, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते वक्त वहां पे वर्किंग कैपिटल जो होता है उस वर्किंग कैपिटल को हम लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना होता है। एडवाइजरी रोल के बारे में अगर हम लोग सोचें तो ऑब्वियसली जो हमारी करंट असेट्स होंगी उन करंट असेट्स को हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, करंट असेट जनरली क्या होती है कि जो हमारी हाईली लिक्विड असेट्स हम लोग कह सकते हैं कि जिन्हें हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे बाकी सारे एक्सपेंसेस इमीडिएट, बाकी सारे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हमारे इमीडिएटली मीट करने के लिए यूज में आ सकते हैं, राइट। तो इन सभी से रिलेटेड जो करंट असेट्स हमारी मेंटेन रखनी चाहिए या करंट लायबिलिटी जो हमें इजीली पे ऑफ करनी चाहिए, उन सभी के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए कहीं पर शॉर्टफॉल ना हो, इसलिए एडवाइजरी रोल की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की जो मेथोडोलॉजीज है उन मेथोडोलॉजी से हम लोग मिला सकते हैं। सॉरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर डबल आ गया। देन कंसेशनल रेट जो है, वो कंसेशनल रेट के बारे में अगर हम लोग सोचें तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो सभी कुछ लेस इंटरेस्ट रेट जो होते हैं उन पे यहाँ पर फंडिंग्स अवेलेबल करके देते हैं, जिसके थ्रू जो हमारी बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन इस तरह की फंडिंग्स इजीली लेते हैं, प्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हैं और वहां पर फंडिंग्स को वापस रिटर्न कर देते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सोचें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जब रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं तो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स जो होते हैं उन सोर्सेस ऑफ फंड में इक्विटी फंड, डेट फंड, ये दोनों का क्लासिफिकेशन होता है। अब इक्विटी फंड मतलब कौन से? तो जो हमारे ओनर्स इक्विटी होते हैं वो। डेट फंड मतलब कौन से आते हैं? जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है वो। तो उन सभी को कंसीडर करके हम लोग यहाँ पर जो एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए होगा या रिक्वायर्ड होगा उसके लिए कंसेशनल रेट पे हम लोग मनी बोरो करते हैं। अब ये रहा कुछ बोरोइंग से रिलेटेड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में अगर सोचे, लास्ट पॉइंट जो रोल में दिया हुआ है दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसका मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट की होगी, वो सभी इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि वो अलग अलग तरीके की जो प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट की, उन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को फुलफिल करने के लिए इस तरह की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग वहां पे हेल्पफुल होती है। ओके, लेकिन एक और चीज वर्किंग कैपिटल में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फाइनेंस के बारे में सीखा, कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होती। मतलब किस तरह से? जहां पर हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं उसी तरह से कहीं ना कहीं हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हुए क्रेडिट परचेस भी कर सकते हैं। तो जो क्रेडिट परचेस हम लोग ले रहे हैं तो उनके लिए भी हम लोगों को आगे चल के पेमेंट करना ही है। तो जो डेटर्स से आने वाला पैसा है जिसे हम लोग डेटर्स कलेक्शन कहते हैं, तो उस डेटर कलेक्शन पीरियड और हमारे क्रेडिटर्स जिन्हें हम लोगों को पैसा देना है वो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, इन दोनों को एनालाइज करके हम लोगों को वर्किंग कैपिटल की इस तरह की फाइनेंसिंग या फिर हमारी लिमिट्स जो हमें लोगों को बोरो करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। ओके, तो ये थे हमारे रोल जो हमारे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग से रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट जो टैब है
वो है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग चैप्टर में हम लोग डीपली नहीं सीखने वाले हैं। क्यों? इनमें फाइनेंसिंग कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है वही यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। और इन्हें देते वक्त हम लोगों ने इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज इस अलग सब्जेक्ट में, जो आपको वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में सीखा है, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में सीखा है, जिसमें फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, इस तरह की सभी सर्विसेज हैं। और ये सर्विसेज प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री जो होती है वो हमारी इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, या फिर जिसे हम लोग बैंकिंग कंपनी या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, NBFC। और इन्हीं का क्लासिफिकेशन बस हमें इस चैप्टर में सीखना है। कुछ ऑल इंडिया लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे कि IDBI, एक्सिम बैंक, IFCI, UTI, LIC, NHB, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ स्टेट लेवल इस तरह की होती है जिसे हम लोग स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस कहते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या SIDC, इस तरह की कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। SIDC का मतलब क्या है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। तो ये क्या करते हैं? तो जो हमारे स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट्स के लिए हो या फिर हमारी कुछ बड़ी कंपनियों के लिए हो, उनके लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है वो अवेलेबल करके देती है। ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कब मिलता है? ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंटेशन है उन डॉक्यूमेंटेशन को सभी से हम लोगों ने प्रॉपरली सबमिट करने के बाद ही हम लोग को इस तरह के फाइनेंस अवेलेबल होते हैं। जो नॉर्मल लोन प्रोसीजर होती है, सेम वही लोन प्रोसीजर यहाँ पर भी हमें फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग सोचें तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए जो जनरल डेफिनेशंस अलग अलग दिए हैं, उनमें से एक समराइज डेफिनेशन यहाँ पर दी है। वर्किंग कैपिटल इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक which represents the operating liquidity available to the businesses, organization or other entity, including government entities, along with fixed asset such as plant and equipment. Working capital is considered a part of a operating capital. पूरी डेफिनेशन में जो बोला गया है उसका कर्ज अगर हम लोग सोचें तो जो कोई भी बिजनेस की फंडिंग्स होती है, उन बिजनेस की फंडिंग्स को हम लोग जहां पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारी फिक्स असेट हो या फिर हमारे कुछ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड असेट्स हो। अब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आने वाली असेट्स मतलब क्या? जो हमारी करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे हम लोग क्विक असेट्स कहते हैं। उन क्विक असेट्स के लिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल इन क्विक असेट्स में से कुछ क्विक लायबिलिटीज होती है, उसे हम लोग डिडक्ट करते हैं। जो बचा हुआ नेट अमाउंट होता है उसे लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इस नेट अमाउंट को ऑपरेटिंग साइकिल भी, ऑपरेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है, कैश साइकिल क्या होता है, वो भी हम लोग आगे चल के सीखने ही वाले हैं। ये जो वर्किंग कैपिटल हम लोग स्टार्टिंग से, लेक्चर के स्टार्टिंग से वर्किंग कैपिटल ये जो सीख रहे हैं, इसमें जो डेफिनेशन में बोला गया उसमें क्या दिया है, एक एडिशनली हम लोग कहे तो जो कोई प्लांट हो, इक्विपमेंट हो या फिर जो कोई भी अमाउंट अवेलेबल हो जो ऑपरेटिंग के लिए काम में आती होगी, उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन वर्किंग कैपिटल के टाइप्स भी हम लोगों को आगे चल के सीखने हैं। एलिमेंट्स के बारे में सोचा है तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? वर्किंग कैपिटल में ये 5 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कैश, जो हमारे कैश एंड बैंक बैलेंसेस होंगे वो हमारे वर्किंग कैपिटल के करंट असेट्स के आइटम होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम लोगों ने IFS में सीखा था, जिन सिक्योरिटीज की टेन्योर 1 से 3 साल होगी, मतलब शॉर्ट टू मीडियम रेंज की होगी, उन सभी को हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। चाहे वो फिर शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स, उन सभी को हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। तीसरा रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है, दैट इज डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। फिर आते हैं इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में आने वाले
क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ये तीनों की अमाउंट्स कंसीडर होती है। और फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो होता है क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स के अलावा एक और आइटम होता है दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हम लोग करंट लायबिलिटी में सीखते हैं, बट उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बैंक के थ्रू ही एडिशनल फाइनेंस वहां पे जनरेट करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारे क्रेडिटर्स, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज, ये सभी के सभी हमारे एलिमेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब थोड़ा सा समझना है, शांति से सुनना है और उसके ऊपर गौर करना है। आप जितना कॉन्सेंट्रेटेड सीखोगे, शायद से आपको आगे चल के थियोरेटिकली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, उनमें हेल्पफुल रहेगा, ठीक। तो जो पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं उनमें आते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को सिंपली क्या कहा जाता है, अगर हम लोग देखें तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि टोटल करंट असेट्स। अगर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला ही लिखे डायरेक्टली, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स। जो हमारी करंट असेट्स होगी, उन सभी करंट असेट की जो टोटल होगी उसे हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वही अगर हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में सोचें, तो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा टोटल करंट असेट्स लेस टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट असेट्स लेस टोटल करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला हमारा आता है नेट वर्किंग कैपिटल के लिए। क्लियर? मतलब विच इज द डिफरेंस, वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो इसे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर हम लोग करंट लायबिलिटी लेस नहीं करते तो उसे हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहेंगे। इन्हीं को अगर हम लोग एडिशनल कुछ टाइप्स देखें, तो जिसमें पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और जीरो वर्किंग कैपिटल, इन सभी के नाम देखकर ही हम लोगों को समझ में आ सकता है कि इसका मतलब क्या है। इन सभी के लिए जो फॉर्मूला हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं, उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए कैलकुलेशन सीखते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल असेट्स, अगर हमारे पास टोटल करंट असेट 50,000 रुपीज की होती, और जो टोटल करंट लायबिलिटी है, वो करंट लायबिलिटी हमारी है 35,000, तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो वैल्यू आई वो वैल्यू 15,000 रुपीज आई। 15,000 रुपीज हमारी कौन सी वैल्यू है? दैट इज पॉजिटिव, मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, जिसमें करंट असेट्स जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी से ज्यादा है। हमारे पास में एडिशनल कुछ अमाउंट कैश करंट एज अ करंट असेट एज अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। वही अगर हम लोग नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के लिए सोचें, तो इट इज वाइस वर्सा। सपोज 50,000 हमारी करंट असेट्स है और यहाँ पर 75,000 रुपीज, 75,000 रुपीज जो है वो हमारे करंट लायबिलिटी है। डी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो बैलेंस होगा वो बैलेंस 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज निगेटिव हो जाएगा।
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमारे पास में जितनी फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पास 75,000 रुपीज की लाइबिलिटी रीपे करनी है हमें, और जिसके लिए सिर्फ 50,000 रुपीज हमारे पास में अवेलेबल है, तो 25,000 रुपीज हमारे शॉर्ट फॉल्स है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अगर ये जो डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस कुछ भी ना हो, 50,000 की करंट असेट है और 50,000 की ही हमारी यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा जीरो होगा, तो जिसे हम लोग जीरो वर्किंग कैपिटल कहेंगे, राइट। ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो है, ये हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स या अवेलेबिलिटी है, जो हमारी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के एडिशनल टाइप्स जो हमारे उनके नेचर या टर्म के बेसिस पे हम लोग वहां पे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला आता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जिसमें आता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। अब इनिशियल वर्किंग कैपिटल होता क्या है, बिजनेस जब शुरू करते हैं हम, तो शुरू करते वक्त कोई भी XYZ कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी नए बिजनेस को लोन प्रोवाइड नहीं करते विदाउट एनी सिक्योरिटी। अगर लोन प्रोवाइड किया भी, तो उनके लिए जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस होते हैं या लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, उनको सभी को परचेस करने के लिए वहां पे फाइनेंस प्रोवाइड होता है। लेकिन जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो प्रोडक्शन है, उन प्रोडक्शन के लिए लगने वाला खर्चा जो है, उसके लिए कहीं पर भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं होती। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर हम लोगों को आइसक्रीम शॉप ओपन करनी है, तो आइसक्रीम शॉप ओपन करने के लिए जो फ्रिज, मशीनरी या फिर आइसक्रीम मेकिंग इक्विपमेंट्स, वो सब जो लगने वाला है, उस सब के लिए जो फंडिंग्स है, वो फंडिंग्स हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल से या लॉन्ग टर्म लोन से मीट होती है। लेकिन आइसक्रीम के लिए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम लोगों को एक दिन के लिए या फिर 1 मंथ के लिए परचेस करना है, उसके साथ साथ हम लोगों को डेटर से रिकवर भी करना है वो पैसा, तो उसके लिए लगने वाली जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस है, वो फाइनेंसेस इनिशियल वर्किंग कैपिटल इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। और दूसरा इनिशियल परमानेंट वर्किंग कैपिटल जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल है, उस रेगुलर वर्किंग कैपिटल को मतलब हमारे फाइनेंस, जो हमारे फिक्स असेट्स हैं, जो हमारी रेगुलर ऑपरेटिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाने वाली असेट्स में हम लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम लोग रेगुलर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दो हिस्से, एक इनिशियल जो बिजनेस शुरू करते वक्त लगेगा, और दूसरा जो रेगुलर होगा, जो हमारी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हम लोग फिक्स असेट में उसे इन्वेस्ट करेंगे। इनका वाइस वर्सा होता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब ये वेरिएबल है क्या? वेरिएबल मतलब हमारे जो वर्किंग कैपिटल थे, उन्हें नॉर्मल दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, जो सीजनल, स्पेशल या फिर पीक लेवल के वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो ये सीजनल, स्पेशल और पीक लेवल है क्या? सपोज फॉर एग्जांपल कोई रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए विंटर सीजन में जो ऑपरेटिंग साइकिल कंटिन्यू रखने के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट को हम लोग वर्किंग कैपिटल तो कहते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर विंटर सीजन में कंपैरेटिवली जो डिमांड होगी, कंपैरेटिवली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो अदर 2 सीजन्स, दैट इज विंटर एंड समर, इससे ज्यादा होगी, तो उसे हम लोग सीजनल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। स्पेशल से रिलेटेड अगर हम लोग ट्रीट करें, तो स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं? जो स्ट्राइक्स होती हैं या फिर हमारे फायर्स होते हैं या फिर फ्लड्स होते हैं, राइट्स होते हैं, लॉकडाउन हो गया, राइट, ये अलग अलग जो केसेस होते हैं, इन अलग अलग केसेस या सर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज के लिए जो एडिशनल पैसा जरूरी होता है, उसे दिया जाने वाला ये स्पेशल वर्किंग कैपिटल होता है। स्पेशल वेरिएबल या स्पेशल फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जिसे कहा जाता है। स्पेशल का एक एडिशनल एग्जांपल अगर हम लोग देखें, तो होटल इंडस्ट्रीज
ये जो होटल इंडस्ट्री हमारी अच्छी खासी पैसा कमा रही थी, वो अच्छे खासे पैसा कमाने के लिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू होने के बाद होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स को रिटेन करने के लिए जो ओनर थे उन्होंने कुछ ना कुछ सैलरी उन्हें पे किया हो, राइट। तो उनको सैलरी पे करना, उनके लिए वहां पे अम्यूनिटीज रखना विदाउट एनी बिजनेस, कहीं पर सेल भी नहीं हो रहा था, कुछ पैसे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए वहां पे कुछ ना कुछ फंडिंग कहीं ना कहीं से अरेंज करके ओनर्स ने उनके स्टाफ को प्रोवाइड किया। वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट लॉकडाउन में होटल इंडस्ट्री के ओनर्स ने दी, या फिर वो पैसा जहां से जनरेट किया, उसे हम लोग स्पेशल फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मे बी किसी एक महीने में ज्यादा पेमेंट किया होगा, मे बी किसी कुछ महीनों में कम पेमेंट किया होगा, कभी कभी किया ही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पीक वर्किंग कैपिटल। पीक वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो फ्लक्चुएटिंग तो होता है, जो हाई लेवल फ्लक्चुएशन जिसके होते हैं और जो रेगुलरली हाईएस्ट अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। या हाईएस्ट अमाउंट की रिक्वायरमेंट मतलब कहाँ पर लगेगी? जब बिजनेस जो होगा वो बिजनेस सबसे ज्यादा सेल हो रहा हो, या फिर सेल की एक्टिविटीज है वो ज्यादा हो रही होगी तब, राइट। कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेंगे हम लोग, तो विंटर सीजन में जब हम लोग मॉइस्चराइजर क्रीम्स जो होते हैं, उन मॉइस्चराइजर क्रीम्स की सेल ओवरऑल विंटर सीजन में ज्यादा होती है, लेकिन उसमें से भी दिसंबर जनवरी ये जो मंथ होता है, इनमें और ज्यादा सेल होता है, जो एक्सट्रीम पीक लेवल पे होता है। तो वहां पे कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे कि जिसे हम लोगों को डेटर्स क्रेडिट सेल करना होगा, तो उन क्रेडिट सेल को रिकलेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम अगर लगता होगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, उस रिकवरी पीरियड के लिए भी हम लोग वहां पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं, या फिर हो सकती है, जिसे मीट करना जरूरी होगा, अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन साइकिल जो होगा वो रुक जाएगा, राइट। ये थे हमारे वर्किंग कैपिटल, जिसमें फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें आते हैं सीजनल, स्पेशल और पीक वर्किंग कैपिटल, राइट। अगले कैपिटल्स के बारे में अगर हम लोग सोचें, तो वो है बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल और कैश वर्किंग कैपिटल। बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? जो डिफरेंस है, जो हमारे करंट असेट और करंट लायबिलिटी है, उन करंट असेट और करंट लायबिलिटी की डिफरेंस को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड के बारे में सोचें। फाइनेंशियल ईयर कितने महीनों का होता है? 12 महीनों का। तो उन 12 मंथ्स के लिए जो बैलेंस शीट हम लोग पीरियडिकली प्रिपेयर करते हैं, उस पीरियडिकल प्रिपेयर किए हुए बैलेंस शीट में जो करंट असेट और करंट लायबिलिटीज होंगी, उनमें जो डिफरेंस होगा, वो बैलेंस शीट में दिखने वाला डिफरेंस एज अ बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल कहा जाएगा। जबकि कैश वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर सोचे, तो कैश वर्किंग कैपिटल क्या होगा? तो जो अवेलेबल कैश हमारे पास में होते हैं, उससे रिलेटेड सभी रिसोर्सेज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड जो कोई भी रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल होंगी, उन सभी को हम लोग कैश वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जो आइटम्स इनकम स्टेटमेंट में, जो आइटम्स इनकम स्टेटमेंट और दो बैलेंस शीट डेट्स होती है, उनके बेसिस पे जो डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस को हम लोग ऑपरेशनल इनफ्लो या ऑपरेशनल कैश आउटफ्लो के जरिए रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग कैश वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब इन सभी में से जितने टाइप्स हम लोगों ने देखे, दैट इज ग्रॉस, नेट, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, परमानेंट, वेरिएबल और बैलेंस शीट एंड कैश, इन सभी के बारे में अगर हम लोग सोचें, तो ये सभी वर्किंग कैपिटल अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस हम लोग को नहीं करने, हम लोगों को वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड फाइनेंसिंग जो होंगी, उन फाइनेंसिंग से रिलेटेड कैलकुलेशन करने की कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो उसमें मे बी वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा होगा, जो टोटल करंट असेट कैलकुलेट होगी, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ जीरो वर्किंग कैपिटल्स होंगी, तो वहां पे कंसीडर होगा, ठीक है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर हम लोग नेक्स्ट बारे में सोचें, तो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बाद आते हैं एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। रिक्वायरमेंट्स कौन सी होगी?
या कौन कौन सी एस्टिमेटिंग्स होंगी। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सारे टाइप्स हमें जब हम लोग एस्टिमेट निकालेंगे तब इनमें से कोई कोई अलग अलग नाम या अलग अलग टाइप्स की वर्किंग कैपिटल वहां पे आइडेंटिफाई होंगे। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो कि कितना एक्चुअल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ये फाइंड आउट करना किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो जिनके लिए कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, राइट। एक, एस्टिमेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स सेपरेटली, कुछ परसेंट सेल्स मेथड और कुछ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। एस्टिमेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स सेपरेटली, कंपोनेंट्स मतलब कौन से, जो हमारे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आने वाले अलग अलग आइटम्स का अलग अलग वैल्यूएशन करना, ये हमारे यहाँ पर कंसीडर होते हैं। जिसमें से अगर हम लोग देखें तो चलो एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा। सबसे पहले एस्टिमेट द बजटेड सेल्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स, हम लोग कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं और उन यूनिट्स में से कितने यूनिट्स सेल करने वाले हैं, इसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे। दूसरा, जो उन यूनिट्स को जिसे हम लोग सेल कर रहे हैं उनके लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, वो सेलिंग प्राइस एस्टिमेट्स करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे या एस्टिमेशन लगाएंगे। कुछ हम लोग एस्टिमेट लगाएंगे जो सेल्स हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, जो सेल्स करने वाले हैं उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट जो होगी, उस कॉस्ट पर यूनिट को भी हम लोग वहां पे एस्टिमेट करेंगे। मतलब जो प्रोडक्शन करना है उस प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और कितने सेल करने, ये फाइंड आउट करने, और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जो एडिशनल हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स होंगी, दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर, इज रिलेटेड टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो सभी यहाँ पर कैलकुलेट होंगे, राइट। कॉस्ट पर यूनिट, देन साथ में आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। एडिशनल कैलकुलेशन अगर हम लोग देखें कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ साथ और क्या एस्टिमेट करना है, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में आने वाले वेरियस आइटम्स जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस मतलब लेबर और ओवरहेड्स, ये सारे आइटम भी यहाँ पर हमें एस्टिमेट करने हैं। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग पीरियड्स होते हैं, वो प्रोसेसिंग पीरियड भी यहाँ पर हम लोग को एस्टिमेट करने होते हैं। हमारे हमें उसे बजटेड जो होते हैं वो बजटेड यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं कि हम लोगों को जो टाइम ड्यूरेशन है, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए जितना टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, दैट इज ऑपरेटिंग पीरियड। वो ऑपरेटिंग पीरियड या टाइम ड्यूरेशन हम लोगों को प्रोसेसिंग के लिए कितना लगेगा, उसे भी एस्टिमेट करना होगा। कुछ फिनिश गुड्स होंगे, तो उस फिनिश गुड्स को हम लोग होल्डिंग कितना करेंगे, मतलब अगर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, मतलब प्रोडक्शन कर दिया है लेकिन सेल होना बाकी है, तो सेल्स होने से पहले हम लोग उन फिनिश गुड्स को वेयर हाउस में कितने दिनों तक स्टोर करके रखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग पीरियड। वो होल्डिंग पीरियड भी यहाँ पे कंसीडर होगा, उसे भी हम लोग को एस्टिमेशन लगाना होगा। साथ ही साथ में जो डेटर्स हैं हमारे, उन डेटर्स को हम लोग जब सेल करेंगे या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें सेल करेंगे, तो सेल अगर क्रेडिट सेल होता है तो उनसे रिकवरी कितने दिनों के बाद आने वाली है, वो रिकवरी पीरियड का भी एस्टिमेशन लगाना। कुछ हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे उन लोगों ने क्रेडिट परचेस किया होगा, उनको हम लोगों को पेमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, उसके लिए भी हमें वहां पे एस्टिमेशन लगाना है। साथ ही साथ में जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लैग। कैश एंड बैंक बैलेंस जो होंगे उनको मेंटेन करने के लिए कितने टाइम तक उन्हें मेंटेन करना है या कितने अमाउंट में मेंटेन करना है, वो भी हमें एस्टिमेट करना है। और जो कंटिजेंसीज है, उन कंटिजेंसी को भी ध्यान में रख के कुछ हमें प्रपोजल्स प्रिपेयर करने हैं। इसके बेसिस पे जो ओवरऑल
वैल्यूएशन होगी वो समेशन हमारी एस्टिमेटिंग द वेरियस कंपोनेंट सेपरेटली की टोटल होगी, जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या एस्टिमेट करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने 3 या 4 यहाँ पर लिखे हैं। और एडिशनली मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला, एस्टिमेट द बजटेड सेल्स यूनिट्स। दूसरा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तीसरा, कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें आने वाला कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें आने वाले रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स, प्लस प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरेशन, कुछ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, other outstanding expenses payment period, cash and bank balance expected to be returned, and the amount of that particular cash and bank balance requirements, and last, the contingencies for uncertain events, the provision for contingencies. ये सारे आइटम हम लोग जब ओवरऑल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन सभी को हम लोगों को कंसिडर करना होता है। अगर ये मेथड यूज नहीं करनी है एस्टिमेटिंग के लिए, तो सिंपल मेथड जो जनरली एक्सेप्टेड है वो है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। जो प्रीवियस ट्रेंड्स होंगे, जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स होंगे, पास्ट डेटा होगा, उस पास्ट डेटा के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, इसे हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज बेसिस से वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, प्रीवियस ईयर में नेट सेल्स हमारा 1 लाख रुपीस था, और जो वर्किंग कैपिटल उस 1 लाख रुपीस का सेल करने के लिए लगा था वो था 20,000 रुपीस। तो अल्टीमेटली 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। ये हमारे प्रीवियस ईयर की कुछ परसेंटेज है जहां पे हम लोगों को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब हमारा प्रोजेक्टेड सेल्स जो है वो प्रोजेक्टेड सेल्स 10 लाख रुपीस है, तो 10 लाख का 20% हमारे लिए 2 लाख रुपीस, ये हमारा करंट रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का। सिंपल परसेंटेज बेसिस जो प्रीवियस हमारी एस्टिमेट्स होंगे या प्रीवियस हमारे पास डेटा होगा, उसके बेसिस पे इस तरह के परसेंटेज कैलकुलेट करके उन्हीं परसेंटेज को यूज करना है हमारे प्रोजेक्टेड सेल्स के लिए, और फिर हमें रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है वर्किंग कैपिटल की। अगेन, कुछ सेल्स हमें बजटेड फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज हम लोग प्रीवियस डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे भी हम लोग वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए अगर हम लोग रिटेल गारमेंट शॉप अगर हमें ओपन करना है, तो रिटेल गारमेंट शॉप की जो अलग अलग बिजनेसेस है, तो उन बिजनेसेस का जो इंडस्ट्रीज का एक स्टैंडर्ड होगा, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 35% वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा अगर कहीं पर हम लोगों को पता चला है, हम लोगों ने जब सर्वे किया होगा, रिसर्च किया होगा तब। और हम लोग करंट ईयर के लिए जो प्रोजेक्टेड सेल्स होगा, वो प्रोजेक्टेड सेल्स मंथली या फिर करंट ईयर या फिर गिवन टाइम ड्यूरेशन के लिए जो होगा, उसे हम लोग प्रोजेक्ट करके रखते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख का 35% जो कुछ भी आएगा वो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल का अमाउंट होगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हम लोगों को वहां पे अरेंज करके रखना ही होगा। राइट? ये थी हमारी परसेंट सेल मेथड। नेक्स्ट आते हैं जो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अभी ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल कुछ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज, इनके लिए अलग अलग किस तरह से होगा और किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो लाइफ साइकिल के बारे में अगर सोचे, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल किस तरह से होता है? सबसे पहले कैश आएगी, कैश से हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कुछ WIPs होंगे, उन WIPs में आने वाले अलग अलग एक्सपेंसेस हम लोग मीट करेंगे, उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके या फिर WIP को प्रोसेस करके फिर बाद में फिनिश गुड्स बनेंगे। फिनिश गुड्स जो हमारे प्रिपेयर होने वाले हैं, उन फिनिश गुड्स को हम लोग सेल करेंगे। अगर वो क्रेडिट्स कैश सेल होगा तो डायरेक्टली कैश मिल जाएगा, अगर वो क्रेडिट सेल होगा तो रिसीवेबल्स जनरेट होंगे, दैट इज डेटर्स क्रिएट होंगे।
और फिर बाद में डेटर्स जब रियलाइज होंगे तो फिर से हमारे पास में कैश आएगी। अगर फिर से कैश आई तो फिर से हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, अगेन डेटर्स क्रिएट होंगे, फिर से कैश हमें मिलेंगे। ये साइकिल जो होगा ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाएगा। वही अगर सर्विस इंडस्ट्री होती है तो सर्विस इंडस्ट्री में कहीं पर भी रॉ मटेरियल की जरूरत ही नहीं होगी, कहीं पर वर्क इन प्रोग्रेस आएगा ही नहीं। तो जो हमारी अल्टीमेट सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं उसे ही हम लोग फिनिश गुड्स ट्रीट करते हैं। पैसा आया, हम लोगों ने फिनिश गुड्स की सर्विसेज जो हमारी सर्विसेज है उसे रेंडर किया, अगर वो क्रेडिट पे किया होगा तो क्रेडिट के लिए डेटर्स क्रिएट होंगे, वो डेटर्स रियलाइज होंगे तो कैश अवेलेबल होगी, अगेन कैश अवेलेबल होगी तो हम लोग अगेन सर्विस रेंडर करेंगे, जिसे हम लोग एडवाइजरी सर्विस कह सकते हैं या फिर लीगल सर्विस कह सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज कह सकते हैं, व्हाटएवर इट मे बी रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आल्सो, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग लाइफ साइकिल्स हैं। उन लाइफ साइकिल पे जो कैलकुलेशन किए जाता है वो कैलकुलेशन में आने वाला जो पॉइंट है या फॉर्मूला है वो है OC, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू A प्लस R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C, जिसमें OC इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन, A इज इक्वल टू अमाउंट पेड for purchase of raw material, the value of a raw material. R is equal to storage of raw material period. W is equal to WIP duration, WIP period, retention period. Then finished goods retention duration. D is equal to debtors collection period and C is equal to creditors payment period. मतलब ultimately operating cycle के calculation में amount हमें अगर कहीं पर consider करना है तो that is A only, which is meant by amount paid for the purchase of raw material, the raw material related value. Otherwise RWFDC ये कंप्लीट हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए पीरियड है या ड्यूरेशन है, whether it is holding और कलेक्शन और पेमेंट पीरियड, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल पीरियड, WIP कन्वर्जन ड्यूरेशन, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ये जो हमारे एस्टिमेट्स थे वेरियस कंपोनेंट सेपरेटली में उसमें हम लोगों ने पहले ही देखे थे। ये सभी के लिए कैलकुलेशन अगर हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल की मेथड से करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला में यूज करना। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी उसे हम लोगों को एग्जाम में कैलकुलेट करना जरूरी होगा। ये सभी रिक्वायरमेंट्स होने के बाद, जो रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट करने के बाद जो फैक्टर्स है जो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं वो हमें देखना है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं। ये नंबर ऑफ आइटम्स हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक अलग अलग चैप्टर्स में, इकोनॉमिक के चैप्टर्स में या फिर अकाउंटिंग के चैप्टर में जहां पर हम लोगों ने सीखे हैं वही सभी फैक्टर्स है, लेकिन ये अब वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, टाइम कंज्यूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये नया है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई एक इंडस्ट्री है जहां पर कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस पर्टिकुलर प्लांट पे एक दिन में 10 कार मैन्युफैक्चर होती है। तो अगर यही पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, नॉर्मल राइटिंग पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो उसमें मे भी एक दिन में 10,000 पेन मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टाइम पीरियड होगा जिसे हम लोग कन्वर्जन पीरियड कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, उसे कन्वर्ट करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो भी यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली अगर हम लोगों को एक दिन में 10 कार मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए लगने वाली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और अगर हम लोग एक दिन में 100 कार मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए लगने वाली रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी या वैरी हो सकती है। देन फिनिश गुड्स स्टोरेज, हम लोग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके रखते हैं जिसे हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं, उन्हें हम लोग इन्वेंट्री के तौर पर जो फिनिश गुड्स स्टॉक होता है उसे हम लोग कितने दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं। अगर वो पेरिशेबल गुड्स होंगे तो पेरिशेबल गुड्स ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो नॉन पेरिशेबल होंगे तो उसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उन स्टोरेज के लिए जितनी कॉस्ट होगी,
कितना पीरियड होगा, वो भी यहाँ पर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, मतलब कितना फंडिंग अवेलेबल करके होना चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, उसे अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्ट की कॉस्ट स्ट्रक्चर होगी, वो कॉस्ट भी यहाँ पर हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। एंड एग्जांपल के तौर पे अगेन कार एंड पेन के बारे में अगर सोचे तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल की वैल्यू एंड सिंपल राइटिंग पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल की वैल्यू, इनमें मेजर डिफरेंसेस होता है। तो उसकी वजह से अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग वर्किंग कैपिटल, अलग अलग फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स होता है। कैपिटल टर्नओवर, परचेज एंड सेल्स रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली जो हमारे परचेसेस है और सेल्स है, अगर हम लोग कैश में करते हैं नो इश्यू, अगर हम उसे क्रेडिट पे करते हैं, वेदर इट इज क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स, तो उस जगह पे हम लोगों को बहुत ध्यान से टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सोचना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेस कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को परचेस करने, क्रेडिट परचेस करने के बाद जो सप्लायर्स है, उन सप्लायर्स को हम लोगों को 1 महीने में पेमेंट करना है। 30 डेज का साइड दिया उन्होंने, हमें पेमेंट करना है। लेकिन हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बाद जो सेल्स करेंगे, तो सेल्स के लिए जो डेटर्स है, वो डेटर्स हमें 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो हर 1 महीने में हम लोगों को क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, लेकिन पैसे 3 महीने के बाद आने वाले उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। तो जो 2 मंथ्स का गैप है, वो 2 मंथ्स का गैप भी हम लोगों को फुलफिल करना, ये इस तरह की अलग अलग मैट्रिक्स की वजह से हमारी जो वर्किंग कैपिटल्स होती है वो अफेक्ट होती है। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है रिगार्डिंग द ऑल, दैट इज क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल, अफेक्ट होती है, राइट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ करंट असेट इनटू कैश। ऑब्वियसली जब कभी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर हमारे पास में मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, करंट असेट जो हमारे पास में अवेलेबल होती है, उन करंट असेट को अगर पैसे की जरूरत है इमीडिएटली, सपोज आपके पास 10,000 रुपए के शेयर्स हैं और आपको क्रेडिटर को इमीडिएट पेमेंट करना है 8,000 रुपीज, तो इमीडिएट ऑन दिस पॉइंट हम लोग 10,000 के शेयर्स वहां पे बेच कर उसी सेम डे पे क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारी कन्वर्जन ऑफ करंट असेट इनटू कैश है, उनके जो टाइम है, उनका जो पीरियड है, वो भी यहाँ पर अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को। मे भी कभी कभी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कभी कम जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन पॉलिसीज, डिविडेंड पॉलिसीज, इन्फ्लेशन रिलेटेड आइटम्स, ये सभी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को। डिविडेंड पॉलिसीज क्यों? क्योंकि डिविडेंड अगर एक बार डिक्लेयर किया तो उसे पे करना जरूरी होता है। डिक्लेयर होने के बाद अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम लोगों ने पे कर दिया, तो कैश अवेलेबिलिटी जो है हमारी, वो कैश अवेलेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, जिसके लिए हम लोगों को अलग से मे बी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर इन्फ्लेशन आया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टैक्सेशन पॉलिसीज रिलेटेड, बिजनेस एक्सपेंशन या इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सभी पॉइंट हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। अब ये सभी जो आइटम्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से जो वर्किंग कैपिटल में आने वाले इंडिविजुअल आइटम्स हैं, उसे किस तरह से वैल्यू करते हैं, वो हमें आगे देखना है। वैल्यूएशन ऑफ आइटम्स, इंडिविजुअल आइटम्स के बारे में अगर हम लोग सोचें तो इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं या फिर कौन सी वैल्यू पे उसे हम लोगों को कंसीडर करना है। अब ये जो पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज वैल्यूएशन के लिए, वैल्यूएशन ऑफ आइटम्स के लिए, ये गौर से सुनना, ये हमें एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए यूज में आने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वहां पे वैल्यू किए जाते हैं। मतलब जो हमारी वैल्यूएशन होती है, कैलकुलेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, वो पैसा किस चीज के लिए चाहिए और किस चीज के लिए उसे यूज करेंगे और कहाँ से उसे यूटिलाइज करेंगे, वो सभी आइटम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जब भी रिक्वायरमेंट्स होगा, तो उन रिक्वायरमेंट का वैल्यूएशन जो होगा, वो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट प्राइस होगी उस पर वैल्यू किया जाएगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? हमारी परचेस कॉस्ट प्राइस। सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर XYZ यूनिट है, उस XYZ यूनिट को रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए 5,000 रुपीज पर यूनिट पे करने पड़ते हैं, और हमें ऐसे 10 यूनिट्स परचेस करते हैं। तो 5,000 into 10, 50,000 will be the first price, total cost price of the raw material, which will be considered as a raw material value in budgeted working capital.
एस्टिमेट फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेशन। देन दूसरा आता है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे कैलकुलेट करते हो वर्क इन प्रोग्रेस में कैलकुलेट करते वक्त सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो होता है उसे एक्सक्लूड किया जाता है। उनको छोड़कर जो सारे एक्सपेंसेस होंगे उन सभी को हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है, जो हमारे रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट करते हैं और उसे फिनिश गुड्स बनने से पहले जो प्रोसेस में है उसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस में ऐसे जो यूनिट्स होंगे उन यूनिट्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सी वैल्यूज होती है, तो वही वैल्यूज वही आइटम्स यहाँ पर अलग अलग से वैल्यू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वैल्यू होंगे उन्हें देखने से पहले हम लोग सुन लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में यूज किया जाने वाला जो यूनिट है रॉ मटेरियल का, वो रॉ मटेरियल की वैल्यू प्लस जो हमारे फैक्ट्री में ओवरहेड्स होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस, और इन सभी एक्सपेंसेस जो हमारे कन्वर्जन एक्सपेंसेस जिसे हम लोग कहते हैं, राइट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एज अ वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ऐसे कौन कौन से होंगे, तो प्लस लेबर, जिसमें अलग अलग वैल्यूएशन जो रॉ मटेरियल होता है, लेबर होता है और ओवरहेड्स होता है, इनका वैल्यूएशन यहाँ पर किया जाता है। पहली मेथड जो है उसमें द एक्टिविटी आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर एंड वेजेस आर पेड सिमिलरली। ये अगर एक अजम्पशन होगा और प्लस एडिशनल व्हेन नो इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर इन तीनों के हिसाब से अगर हम लोगों के कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए तो वैल्यूएशन किस तरह से होगा, तो रॉ मटेरियल जो होंगे वो रॉ मटेरियल 100% जितना दिया होगा वो कॉस्ट प्राइस पे 100% हम लोग कंसीडर करेंगे। लेबर जो होंगे और ओवरहेड्स जो होंगे उनका गिवन कॉस्ट परसेंटेज का एवरेज हम लोग वहां पे कंसीडर करेंगे। एवरेज मतलब हम लोग 50% हम लोग उनका कंसीडर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है 50,000, लेबर की कॉस्ट है 10,000 और ओवरहेड्स की कॉस्ट है 20,000। तो ओवरऑल 50,000 प्लस 10,000 का 50% 5,000 प्लस 20,000 का 50% 10,000, ऐसे 50, 5 एंड 10 सब मिला के ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी WIP के लिए, वैल्यूएशन के लिए, तो वो बन जाएगी 65,000, 50, 5 एंड 10। इस तरह से ये कब पॉसिबल है, तो जब सारी जो एक्टिविटीज होंगी वो एक तरह से ही चलेगी थ्रू आउट द ईयर, या फिर वेजेस जो होंगे वो वेजेस इवनली स्प्रेड होंगे या इवनली पेड होंगे हर महीने पूरे साल भर के लिए, या फिर क्वेश्चन में प्रिपेयर करते इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी होगी। तो मतलब ये स्टैंडर्ड। अगर सपोज कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इनके लिए ये 100%, 50% और 50% जो हम लोग स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, वहां पे यहाँ पर बोला गया कि रॉ मटेरियल यूज करते हो यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है 70%, लेबर है वो 25% और ओवरहेड्स है वो 65%। तो जो एज पर गिवन परसेंटेज होंगे उन गिवन परसेंटेज के हिसाब से हम लोग इनका वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन मतलब क्या, इन शॉर्ट द टेकिंग द वैल्यू इनटू द कंसिडरेशन ऑफ एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो ये कैसे होगी, प्रीवियस कुछ 10,000 दिए थे, इस साल 20% लगने वाले हैं, 10,000 का 20%, 2,000 विल बी द वैल्यू ओवरऑल, या फिर अदर देन इंस्ट्रक्शन 100, 50, 50। ये दो चीजें हमें WIP के लिए याद रखनी, राइट। WIP के बाद नेक्स्ट आते हैं लोग फिनिश गुड्स के लिए। पहले आ गया रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आता है फिनिश गुड्स के लिए। फिनिश गुड्स को वैल्यूएशन करते वक्त क्या है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ऑब्वियसली फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होगी, तो जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। और यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर कंसीडर होगी। कुछ एसेट्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांसेस जिसे हम लोग कहते हैं, राइट, वो यहाँ पर कंसीडर होती है।
तो इनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो जो एडवांस अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है उसे ही हम लोग यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली सपोज फॉर एग्जांपल आपका खुद का बिजनेस है और आपके खुद के बिजनेस के लिए आप लोगों ने किसी एक सप्लायर को एडवांस पेमेंट करके रखा है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज आज आपने वहां पे पेमेंट कर दिया है जो आपकी असेट, उस 10,000 को आप लोग 2,000 रुपीज या 12,000 रुपीज वहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस विच आर गोइंग टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। उसके लिए एडवांस में प्रीपेड हम लोगों ने करके रखा है। तो उसी के लिए जितना दिया है उतना ही अमाउंट वहां पे हम लोग वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करें। नेक्स्ट आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस जो कंपनी की पॉलिसी होगी उस कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस को वैल्यू करेंगे। वैल्यूएशन मतलब किसी 2,000 की वैल्यू या 2,000 रुपए की नोट को हम लोग 500 पे लाके नहीं रख देंगे। वैल्यूएशन का मतलब है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स में कितना कैश एंड बैंक बैलेंस वहां पे रिटेन करना है या मेंटेन करना है वो वहां पे कंपनी के पॉलिसी में दिया जाएगा और वैसे हम लोग वहां पे इनका बैलेंस मेंटेन करेंगे या वैल्यूएशन करेंगे। राइट, एक के बाद जो एक हम लोग सीख रहे वो सभी यहाँ पर स्क्रीन पर रखता हूँ। नेक्स्ट, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इनके लिए वैल्यूएशन के लिए पहले क्रेडिटर्स के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल। क्रेडिटर्स मतलब कौन होते हैं? जिससे हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट। ऑब्वियसली जितने की वैल्यू होगी उतनी वैल्यू हम लोगों को उनको पे करनी होगी इन फ्यूचर। तो वो वैल्यू कॉस्ट प्राइस हम लोग रॉ मटेरियल की जो होती है उसे ही पे करेंगे, उसमें एडिशन तो कुछ पे नहीं करने वाले। मतलब हम लोगों को अगर कोई XYZ रॉ मटेरियल जो हमें प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला है वो 10 रुपए पर यूनिट मिल रहा है तो हम लोग 10 रुपए के साथ साथ उसे एडिशनल जोड़ जाड़ के 12 रुपए तो हमारे क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर और वैल्यूड एंड ऑन कॉस्ट प्राइस। बट अगर डेटर्स के बारे में सोचे तो डेटर्स के लिए कैलकुलेशन क्या होता है तो अलग होते हैं। डेटर्स के लिए कैलकुलेशन जो होते हैं वो अलग होते हैं। किस तरह से? पहला मेथड 1 और दूसरा मेथड 2। जो करेक्ट मेथड है वो इस तरह से है। पहले समझ लो कि डेटर्स, ये मेथड सीखने से पहले एक बात समझ लो, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर यूनिट को सेल करते हैं या फिर हमारे प्रोडक्शन जो हम लोगों ने किया है उसे सेल करता है तो सेल करने के बाद हमारा प्रॉफिट कब जनरेट होगा? जब हम लोगों ने सेल किया, सपोज 10,000 का यूनिट है, उस 10,000 को यूनिट को हम लोग सेल कर रहे हैं जिसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी हमें 7,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट है। 7,000 प्लस 3,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल 10,000 विल बी सेल्स, क्रेडिट सेल। ये क्रेडिट पे किया हुआ है जो डेटर हमें 3 महीने बाद पेमेंट करने वाला है। राइट, तो 3 महीने के बाद जब हम लोगों को उस पर्टिकुलर सेल के लिए अमाउंट रियलाइज होगा तब हमें जाके प्रॉफिट होगा। अगर जब हम लोग डेटर्स वैल्यू करते हैं उन डेटर्स को ऑलरेडी हम लोग डेटर्स कह रहे हैं जिनसे पैसा आना बाकी है, मे बी वो बैड डेट्स भी हो सकता है। अगर वो बैड डेट्स हुए तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना होगा? 10,000 का या 7,000 का? हमारा एक्चुअल लॉस होगा ओनली 7,000 रुपीज का, क्योंकि 3,000 रुपीज तो हमारा प्रॉफिट था जो हम लोगों ने अर्न किया ही नहीं है, तो उसका लॉस में हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। राइट, तो यही प्रॉपर मेथड जब डेटा का वैल्यूएशन होता है तब यूज में की जाती है, जो मेथड 1 में दी हुई है। मेथड 1 में क्या दिया हुआ है? द डेटर्स वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ओनली, मतलब कैलकुलेशन डेटर्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। और दूसरी मेथड है जहां पे डेटर्स को वैल्यूएशन किया जाता है सेलिंग प्राइस के बेसिस पे, मतलब डेटर्स होता है इज इक्वल टू सेल्स। पहली मेथड में क्या होगा? वैल्यूएशन 10,000 जो सेल्स है उसमें से प्रॉफिट 3,000 माइनस कर देंगे, डेटर्स हम लोग 7,000 वैल्यूएशन रखेंगे। दूसरा जो होगा उसमें क्या होगा? जो 10,000 के डेटर्स है वो आज इट इज 10,000 के हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि सेल्स है जिसमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों भी इंक्लूडेड हो। ये डेटर्स की वैल्यूएशन की मेथड क्वेश्चन में दी जाती है। अगर नहीं दी गई होगी तो हम लोगों को करेक्ट मेथड या फिर इनकरेक्ट मेथड जो भी हम लोग फॉलो करें उसके लिए एक बेसिक नोट लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इन्हें कैलकुलेट करते हैं हमेशा जितना पेमेंट करना है वो एक्चुअल अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो होगी
उस पर वैल्यूएशन करना है, वही अमाउंट उसे कंसिडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस हम लोग मंथली जो हमारे लेबर है उनको हम लोग 50,000 रुपीज वेजेस पे करते हैं और वो अभी हम लोगों को पेमेंट करने बाकी है, ऐसे 6 महीने के बाकी है। तो 50,000 पर मंथ इंटू 6 months, 3 लाख रुपीज विल बी द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर वेजेस। ऑब्वियसली 3 लाख रुपए देने बाकी है तो 3 लाख के लिए अरेंजमेंट लगेगा। ये अरेंजमेंट मतलब हमारा रिक्वायरमेंट, ये 3 लाख रुपए का कैलकुलेशन मतलब हमारा वैल्यूएशन ऑफ वेजेस, राइट। लास्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कब आएगा? जब हमें पैसों की जरूरत होगी, तब पैसे की जरूरत होगी तब हम लोग प्रपोजल देंगे और प्रपोजल को सेटिस्फाई या सैंक्शन करेगी बैंक। बैंक जितना सैंक्शन करेगी वही हमारा ओवरड्राफ्ट होगा। हम लोगों ने प्रपोजल दिया था बैंक के लिए कि हमें 1 लाख रुपीज का चाहिए। बैंक ने कहा आपको सिर्फ 65% ही लोन सैंक्शन हो सकता है। ओके, उतना तो उतना, तो 65%, 65,000 विल बी द आर वैल्यू फॉर द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अल्टीमेटली जहां पर मैं अब दिखा रहा हूं स्क्रीन पर आप लोगों को, ये सभी मेथड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, प्रीपेमेंट्स एंड कैश पेमेंट्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सभी के लिए वैल्यूएशन बहुत आसान है। जबकि जो बचे हुए 2 डेटर्स और वर्क इन प्रोग्रेस है, इनके लिए 2 अलग अलग मेथड्स हैं। तो अल्टीमेटली इन्हें ध्यान में रखने के लिए हम लोगों को ज्यादा दिक्कत या ज्यादा कष्ट, जो हम लोग कहते हैं ज्यादा मेहनत जो करनी है हमें, वो डेटर्स और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा है, विच इज बेरेबल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ आइटम्स के बाद में आते हैं हम लोग MPBF, दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी वैल्यूएशन है, उन वैल्यूएशन के बेसिस पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी मिलेगी, उन रिक्वायरमेंट्स में से बैंक है, उन बैंक में से कितना फाइनेंस हमें अवेलेबल हो सकता है, एडिशनल फाइनेंस, उसे हम लोग कहते हैं MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशंस इजी है, जो आगे आने वाले स्टेप्स में हम लोगों ने सीखे हैं। देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कैलकुलेशन करते वक्त करंट लायबिलिटी जो कंसीडर होगी उसे बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को छोड़कर करंट लायबिलिटीज कंसीडर करनी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि करंट लायबिलिटी जो MPBF के कैलकुलेशंस में हम लोग कंसीडर करेंगे, वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंसीडर नहीं करने हैं। 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है, 3 अलग अलग स्टेप्स है, 3 अलग अलग हम लोगों की कैटेगरीज है कि कितना फाइनेंस रिक्वायरमेंट होता है। ये कौन से मेथड पे बेसिस होता है? तो जो हमारी रिस्क होती है उस रिस्क लेवल पे ये फाइनेंस की जो परमिसिबल लिमिट होती है वो डिपेंड होती है। पहली होती है लो रिस्क कैटेगरी, दूसरी मीडियम और तीसरी हाई रिस्क कैटेगरी, राइट। इनके लिए जो कैलकुलेशन है, उन कैलकुलेशन का समराइज फॉर्म सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पर 1, 2, 3 और ब्रीफ में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। पहला पॉइंट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इनटू 75%, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसके लिए हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूलाज में टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में सीखा है। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी उसका 75% will be the maximum permissible bank finance in case of low risk category. Current assets minus current liability into 75%. The second one is 75% of the current assets minus current liability. तो total current asset हमारी होगी उसका 75%, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टोटल करंट असेट हमारी है 1 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटी है हमारी 50,000 रुपीज। तो 1 लाख का 75% 75,000 माइनस 50,000 करंट लायबिलिटी, 25,000 will be the permissible limit. In case of high risk category, then it will be considered as a
करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स। कोर करंट असेट्स मतलब कौन सी होती है? जो इजीली हमारी मेन करंट असेट्स होती है उनको छोड़कर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर जो बची हुई करंट असेट्स होंगी, उन असेट्स का 75% लेस करंट लायबिलिटीज। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से अगर इसे फॉलो करोगे तो इजी लगेगा। पहले में क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल इनटू 75%, दूसरे में है करंट असेट्स इनटू 75% माइनस करंट लायबिलिटी, और तीसरा है डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट एंड करंट कोर करंट असेट इनटू 75% माइनस करंट लायबिलिटीज। इसे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर ये तीनों फॉर्मूला जो ब्रीफ में दिए इसे ये शॉर्ट में भी याद रखा तो भी हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, जो इजी है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है, इससे आइडेंटिफाई करना, मतलब इन फॉर्मूलाज को यूज करके प्लस हमारी रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करके, रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट कीजिए, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से परमिसिबल लिमिट फाइंड आउट कीजिए। ये हमारे क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, राइट? तो इन कैलकुलेशंस के लिए या फिर वैल्यूएशंस को लेके कुछ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिलेटेड अप्रोचेस है जो डेवलप हुए हैं। ये कौन कौन से अप्रोचेस है? पहला, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स या मैचिंग अप्रोचेस। मैचिंग अप्रोच मतलब कौन सा अप्रोच है? तो इस अप्रोच में जो वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो है, वो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो होता है वो हमारे शॉर्ट टर्म डेट जो होते हैं उनमें से एडजस्ट किया जाता है। हर केस में वेरिएबल और परमानेंट, मतलब हमारे जो कैपिटल्स हैं उन कैपिटल में कौन कौन से कैपिटल्स होंगे? एक फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और साथ ही साथ हमारी फिक्स्ड असेट। इन सभी को हम लोग कंसीडर करते हैं ओवरऑल अप्रोचेस समझने के लिए। पहला, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म डेट में से एडजस्ट होगा, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स असेट जो लॉन्ग टर्म होंगे वो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी में से एडजस्ट किए जाएंगे। एडजस्ट करना मतलब क्या कि अगर सपोज फिक्स असेट परचेस करनी है तो फिक्स असेट परचेस करते हो, लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होंगी उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, वही हमारे सोर्सेस ऑफ फंड्स रहेंगे। हम लोग कहीं पर भी शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस अवेलेबल जो होंगे उनको वहां पे मीट नहीं करेंगे टू परचेज द लॉन्ग टर्म फिक्स असेट और टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अगर ये दोनों अलग अलग है, मतलब वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म, वेरिएबल मतलब क्या है? फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग किसके लिए होगा? शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो होगा वर्किंग कैपिटल का वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में से अगर हम लोग मीट कर रहे हैं तो, और परमानेंट या फिर फिक्स असेट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग लॉन्ग टर्म या इक्विटी में से मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इसे हम लोग मैचिंग अप्रोच कहते हैं। सिमिलरली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैचिंग अप्रोच। दूसरा होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है क्या? कंजर्वेटिव अप्रोच में जरा सा चेंज है। जो हमारे वर्किंग कैपिटल है, पार्ट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो है ना, वो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जहां पे पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म डेट्स में से एडजस्ट होता है, वो कंजर्वेटिव में उसमें कहा गया है कि थोड़ा हिस्सा हम लोग लॉन्ग टर्म में से भी फाइनेंस करेंगे और थोड़ा हिस्सा शॉर्ट टर्म में से, मतलब पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी एडजस्टेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट आल्सो। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट में से क्या क्या एडजस्ट होगा फिर यहाँ? पार्ट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड असेट, मतलब जो ऊपर हो रहे थे वो तो है ही, प्लस इन एडिशन टू दैट जो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर होगा वो पार्ट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे कंसीडर होगा। कंजर्वेटिव जिस तरह से वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म में से यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है, वही एग्रेसिव जहां ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगा वहां पर उस एग्रेसिव में जो टोटल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होगा ओवरऑल वो एज इट इज होगा, बस पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होगा उसमें से हम लोग कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म में से एडजस्ट करेंगे और कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म में से एडजस्ट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट
परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिर वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, इनके जो प्रोपोर्शंस हैं उन प्रोपोर्शन के बेसिस पे कंजर्वेटिव और एग्रेसिव अप्रोचेस जो है वो वहां पे डिफाइंड हुए हैं। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो होते हैं उनके दो हिस्से किए जाता है और जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में से मीट होता है। बट एग्रेसिव में क्या होता है, एग्रेसिव में परमानेंट वर्किंग कैपिटल के हिस्से किए जाते हैं और वो इस तरह से एडजस्ट होता है, जबकि मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये दोनों सेपरेट सेपरेट ट्रीट किए जाते हैं, राइट। तो ये थे हमारे वर्किंग कैपिटल रिलेटेड अप्रोचेस। इन अप्रोचेस से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें ज्यादातर पूछे नहीं जाता है, ये हमारे लिए थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरेटिकली मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या फिर शॉर्ट नोट्स होंगी, शॉर्ट मीडियम रेंज आंसर्स होते हैं, उन आंसर्स के लिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन आज हम लोगों ने सीखा, तो उसमें आने वाले अलग अलग पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट सीखे हम लोगों ने आज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग से रिलेटेड थ्योरी पॉइंट्स जो ऑलमोस्ट सभी कवर है, जिसमें इंट्रोडक्शन, रोल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को कैलकुलेट करने हैं, वो 5 एलिमेंट, दैट इज कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, क्रेडिटर्स, प्लस टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेशन लगाना, उन रिक्वायरमेंट्स को क्या क्या अफेक्ट होता है, वो फैक्टर्स, जो आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है उन आइटम्स को किस तरह से वैल्यूएशन करना, प्लस मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस, बैंक फाइनेंस जो होता है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है, और अप्रोचेस जो भी हम लोगों ने सीखे। ये कंप्लीट हम लोग का वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग से रिलेटेड थ्योरी मटेरियल है। इसे फिर से एक बार आप लोग घर पे देखेंगे, ताकि कल के लेक्चर में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हम लोगों को हेल्प होगी। एवरीवन क्लियर?